हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह की एक्सरसाइज 3.3 को समाप्त करा दिया था। ठीक है, उसमें से शायद एक या दो क्वेश्चंस रह गए हैं। वैसे लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया है, बाकी क्वेश्चन तो हम सब कुछ करा चुके हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों के कमेंट से सर ये क्वेश्चन जो रह गया है इसको भी आप करा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसे हम करा देंगे, लेकिन अब उस क्वेश्चन को हम कराएंगे इस चैप्टर की विविध में। ठीक है, इस चैप्टर की जब विविध प्रश्नावली हम कराएंगे तब उस चैप्टर के अंदर हम उस प्रश्न को जो आपका रह गया है उसे हम करा देंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगली एक्सरसाइज की। आज जो आपकी एक्सरसाइज हम कराएंगे वो चलेगी आपकी 3.4, और 3.4 के सवाल कराने से पहले बनता है इस एक्सरसाइज का बेसिक। ठीक है, तो आज हम 3.4 का बेसिक कराने वाले हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये एक्सरसाइज गारंटी से बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हर साल 99% एक क्वेश्चन बोर्ड में लॉन्ग हमेशा बनता है। ठीक है, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करना। ठीक है, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का इन्वर्स ज्ञात करना, ये प्रश्न हमेशा बनता है और साफ साफ लिखा आता है कि प्रारंभिक संक्रिया द्वारा ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए इन्वर्स क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब चीज़ आज हम आपको बेसिक में बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस एक्सरसाइज का जो बेसिक है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस बेसिक को समझने से आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी, और एक्सरसाइज अच्छे से समझने से बोर्ड में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख लेना यहाँ से। ठीक है, इस एक्सरसाइज से बनता ही बनता है एक क्वेश्चन लॉन्ग। ठीक है, तो ठीक है, ये एक्सरसाइज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अब देखते हैं आज का बेसिक क्या है। देखिए, जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 तो करा ही दी थी हमने, 3.4 आज चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहले आता है आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया। आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, ये यानी यहां पर क्या होगा, मैट्रिक्स पर हम ऑपरेशंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? संक्रिया लगाएंगे। सामान्यतः जो संक्रिया लगती हैं वो मैट्रिक्स पे 6 प्रकार की लगती हैं, जिनमें से 3 जो संक्रिया लगती हैं वो लगती हैं हमारी आव्यूह की पंक्तियों के ऊपर। ठीक है, और जो 3 संक्रिया हैं, 3 ऑपरेशंस हैं, वो लगते हैं उस आव्यूह के स्तंभों पर। ठीक है, सामान्यतः जो ऑपरेशंस लगते हैं वो आव्यूह पर नहीं, आव्यूह के अंदर जो निहित पंक्ति और स्तंभ हैं उनके ऊपर उनके ऑपरेशंस लगते हैं। ठीक है, तो 6 प्रकार के ऑपरेशंस होंगे, जिसमें से 3 लगेंगे पंक्तियों पर और 3 लगेंगे सेम स्तंभों पर। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेशंस क्या है, देखिए, सबसे आपका पहला ऑपरेशन है आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया। इसमें सबसे आपका पहला ऑपरेशन बन जाता है किन्हीं 2 पंक्तियों का आपस में विनिमय होना। किन्हीं 2 पंक्तियों या किन्हीं 2 स्तंभों का विनिमय होना। विनिमय मतलब बोले तो इंटरचेंज। विनिमय होना। ठीक है, विनिमय मतलब आप सोचते हैं इंटरचेंज, मतलब अदला बदली करना। ठीक है,
तो पहला ऑपरेशन क्या है हमारा, फर्स्ट ऑपरेशन, या लिख सकते हैं फर्स्ट ऑपरेशन। फर्स्ट है, मान लीजिए किन्हीं दो पंक्ति या दो स्तंभों का आपस में विनिमय होना। यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए क्या होगा, आव्यूह की कोई दो पंक्ति होंगी, मान लीजिए पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, तो उनको आपस में इंटरचेंज करेंगे, यानी पहली पंक्ति के स्थान पर दूसरी पंक्ति को लिख देंगे और दूसरी पंक्ति के स्थान पर पहली पंक्ति को लिखेंगे। ठीक है, तो पहली पंक्ति या फिर आप चाहें तो दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति भी ले सकते हैं। जैसे IV पंक्ति तथा JV पंक्ति का विनिमय। ठीक है, IV पंक्ति तथा JV पंक्ति का विनिमय को हम प्रतीकात्मक भाषा में प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक रूप में, यानी कि प्रतीक रूप में, ठीक है, चिन्ह के रूप में किस तरीके से लिखेंगे, RI इंटरचेंज RJ तथा IV स्तंभ तथा JV स्तंभ के विनिमय को हम प्रतीकात्मक भाषा में CI इंटरचेंज CJ लिखते हैं। ये क्या है, देखिए किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों का आपस में विनिमय होना। कोई भी दो पंक्ति ले लो आपस में, उन दोनों को आपस में क्या करना है, विनिमय करना है। विनिमय मतलब इंटरचेंज करना है, मतलब एक पंक्ति की जगह पर दूसरी पंक्ति लिख देना है और उस पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति की जगह पर लिख देना है। ये तो हो गया पंक्ति के बारे में। इसी प्रकार से स्तंभ पर भी कर सकते हैं। कहीं दो स्तंभों को ले लीजिए आप, ठीक है, कहीं दो स्तंभों को लीजिए तो पहले स्तंभ की जगह पर दूसरे स्तंभ को और दूसरे स्तंभ की जगह पर पहले स्तंभ को विनिमय कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, तो वही चीज़ ये है कि IV तथा JV दो पंक्ति हैं, उनका विनिमय हम प्रतीकात्मक भाषा में, ये सिंबॉलिक रूप में कैसे लिख के दिखाएंगे। जब हम दो पंक्तियों का आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उसे प्रतीकात्मक भाषा में यानी सिंबल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, चिन्ह के रूप में हम उसे कैसे लिखेंगे, RI इंटरचेंज RJ, यानी I क्या होगा यहाँ पे, उस पंक्ति का नंबर जिस पंक्ति को हम चेंज कर रहे हैं, और J यानी पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति भी हो सकती है। यहाँ पर भाई अगर आप मान लो दूसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति के साथ चेंज कर रहे हैं तो यह I की जगह हो जाएगा 2 और यह J की जगह हो जाएगा 3, क्योंकि दूसरी और तीसरी को आपस में क्या कर रहे हैं हम, इंटरचेंज। तो दूसरी तीसरी को कर रहे हैं तो R2 या R3, और ये एरो का निशान ये शो कर रहा है इंटरचेंज को, मतलब इसको इसमें चेंज करना और इसको इसमें चेंज करना। ये एरो इस बात को यहाँ सिद्ध दिखा रहा है आपको। ठीक है, इसी प्रकार बात करें स्तंभ की तो IV स्तंभ तथा JV स्तंभ के विनिमय को प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पंक्ति थी तो यह R था, R मीन्स रो, सही है, R इसलिए था क्योंकि यहाँ पर रो की बात चल रही थी, रो को रो से इंटरचेंज कर रहे हैं, और यह कॉलम की बात चल रही है इसलिए हमने क्या ले लिया, CI CJ, मतलब किन्हीं दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उसको चिन्ह के रूप में हम ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए पहले और तीसरे स्तंभ को हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर CI की जगह तो आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा C3, क्योंकि पहले और तीसरे कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो उसे प्रतीकात्मक भाषा में किस तरीके से लिखेंगे, C1 C3। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
एग्जाम्पल से आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे सपोज हमारे पास माना एक आव्यूह है 2 4 6 3, ठीक है। इसमें हम पहले लगाते हैं रो वाला, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमें प्रतीकात्मक भाषा में हम कैसे लिखेंगे, ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, यहाँ ऑपरेशन हम लगाते हैं R2 R1 इंटरचेंज R2। ये है प्रतीकात्मक भाषा जिसको मैं आपको यहाँ समझा रहा था। ये चीज़, ये जो हमने लिखा है ना, उसको इस तरीके से लिखते हैं। यानी पहली R1, 1 का मतलब है पंक्ति, पहली पंक्ति, और ये R2, 2 का मतलब है दूसरी पंक्ति। तो पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति के साथ हम यहाँ पर इंटरचेंज कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, ठीक है, विनिमय कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको प्रतीक भाषा में हमने ऐसे लिखा कि यहाँ हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 इंटरचेंज R2। ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं इस मैट्रिक्स की पंक्ति के ऊपर, हम R1 इंटरचेंज R2, मतलब R1 को R2 की जगह और R2 को R1 की जगह हम लिख देंगे। तो ये हमारा ऑपरेशन इसमें लग जाएगा R1 इंटरचेंज R2, ठीक है। ये ऑपरेशन हम लगा रहे हैं इसमें। ऑपरेशन क्या लग रहा है, R1 इंटरचेंज R2। तो जब इस पर ये ऑपरेशन मीन्स संक्रिया, जब ये ऑपरेशन इस पर अप्लाई होगा तो आव्यूह क्या आएगा। देखिए, जब ऑपरेशन लगाने से जो आव्यूह है उसकी प्रकृति चेंज नहीं होती है, वो पहले भी आव्यूह ए था, अब भी आव्यूह ए ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बराबर R1 कौन सी हमारी, ये है, और R2 हमारी ये R1 है और ये R2 है। तो इस R1 की जगह पर क्या लिख देंगे, इस R2 की अवयवों को, यानी 6 3, और R2 की जगह इस R1 के अवयवों को लिख देंगे, यानी 2 4, ठीक है। ये इस तरीके से इस आव्यूह ए पर ऑपरेशन लग गया, संक्रिया लग गई। पहली संक्रिया क्या थी, पंक्ति से पंक्ति को बदलना या स्तंभ से स्तंभ को बदलना, ठीक है। तो ये तो पंक्ति के ऊपर थे, यही ऑपरेशन हम स्तंभ के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये किसके लिए था, पंक्ति के लिए, पंक्ति के लिए। अब यही ऑपरेशन हम लगा सकते हैं स्तंभ के लिए, स्तंभ के लिए, ठीक। तो स्तंभ के लिए कैसे लिखेंगे प्रतीकात्मक भाषा में, तो यहां ऑपरेशन लगाएंगे C1 इंटरचेंज C2, ठीक है। अगर हम किसी आव्यूह में उसके स्तंभों पर ऑपरेशन लगाएंगे तो उसको सिंबल रूप में हम कैसे लिखेंगे, प्रतीकात्मक भाषा में, चिन्ह फॉर्म में हम उसको कैसे लिखेंगे, C1 इंटरचेंज C2, ठीक है। या अगर ये आव्यूह में 3 रो होते और 3 ही कॉलम होते तो C1 C3 भी कर सकते थे, यानी पहले स्तंभ को तीसरे स्तंभ के साथ इंटरचेंज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑपरेशन किस तरीके से, ये वाला ऑपरेशन हमको लगाना है इसमें। तो क्या होगा, तो ए बराबर इस आव्यूह पर लगाएंगे तो क्या होगा, पहले स्तंभ की जगह दूसरे स्तंभ के अवयवों को लिखेंगे और दूसरे स्तंभ की जगह पर पहले स्तंभ के अवयवों को, ठीक है। तो पहला स्तंभ क्या है 2 6, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा दूसरा स्तंभ 4 3 और दूसरे स्तंभ की जगह पहला स्तंभ 2 6, इस तरीके से। तो ये 2 ऑपरेशन हो गए, मैं 6 ऑपरेशन बताए थे, ये 2 ऑपरेशन हो गए। पहला ऑपरेशन पंक्ति पे, फिर वही ऑपरेशन सेम इस पर स्तंभ पर, ठीक है। तो ये पहली ऑपरेशन आपको समझ में आ गया। पहला ऑपरेशन क्या था, पंक्ति से पंक्ति को या स्तंभ से स्तंभ को विनिमय करना, इंटरचेंज करना, ठीक है। ये था आपका पहला स्तंभ वो ऑपरेशन। इसी प्रकार बात आएगी अब दूसरा ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन क्या है, देखिए
ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या करेंगे हम, किसी आव्यूह की पंक्ति या स्तंभ को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किसी आव्यूह की पंक्ति या स्तंभ को किसी स्केलर, किसी अदिश संख्या से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो उसको प्रतीकात्मक भाषा में किस तरीके से लिखेंगे, किसी आव्यूह की पंक्ति या स्तंभ को अदिश संख्या से गुणा करना। ठीक है, तो इसको प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप R2 है, मान लीजिए R2 है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसी अदिश संख्या ले लीजिए, मान लीजिए K से, तो इसको लिखेंगे R2 एरो K इंटू R2। समझे, मतलब आपको किसी आव्यूह के दूसरी पंक्ति में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो जिस पंक्ति में मल्टीप्लाई करना है पहले तो उस पंक्ति को लिखेंगे, दूसरी पंक्ति तो R2, पहली पंक्ति होती तो यहाँ लिखते हैं R1, तीसरी पंक्ति होती तो यहाँ पर क्या लिखते हैं R3। ठीक है, अगर चौथी पंक्ति होती तो यहाँ लिखते हैं R4, फिर एरो, और प्रतीकात्मक भाषा में जिस संख्या से आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो संख्या इनटू किस पंक्ति में, वो पंक्ति। तो यहाँ हम R2 लिखा, R2 पंक्ति में मल्टीप्लाई कर रहे हैं K से, तो इसे लिखेंगे K इंटू R2। ये इसका प्रतीकात्मक भाषा में हो गया। ये किसके लिए था, पंक्ति के लिए। अगर बात करें स्तंभ के लिए, अब देखिए बात करें स्तंभ के लिए, तो वो भी इस तरीके से लिखा जाएगा, बस R की जगह आ जाएगा C। मान लीजिए आपके पास C3 यानी कोई तीसरा कॉलम है और उसमें आप किसी अदिश से गुणा करना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, K इंटू C3। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा ऑपरेशन क्या है हमारा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम्स में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना, और उसको प्रतीकात्मक भाषा में सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, वो आप इस तरीके से लिखेंगे कि अगर R2 में आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई, मान लीजिए वो लेट स्केलर K है, तो अब R2 में K से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे K इंटू R2 लिखेंगे। ओके, क्योंकि आप सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी स्केलर नंबर से, तो उसे K इंटू R2 लिखेंगे। अगर आप थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी स्केलर नंबर से, तो उसे K इंटू R3 लिखेंगे। अगर आप फोर्थ रो में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे आप K इंटू R4 लिखेंगे। सेम टाइप कॉलम में, अगर आप किसी थर्ड कॉलम में किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसे K इंटू C3 लिखेंगे। अगर आप फोर्थ कॉलम में किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसे K इंटू C4 लिखेंगे। अगर आप सेकंड कॉलम में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसे हम K इंटू C2 लिखेंगे। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में किस टाइप से लिखेंगे, इस टाइप से आप उसको लिखेंगे। अब देखिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाए। ठीक है, सपोज एक आव्यूह है हमारे पास, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम ऑपरेशंस लगाते हैं पहले रो के लिए, पंक्ति के लिए। दो ऑपरेशन हम पहले लगा चुके हैं, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। अभी तीसरा ऑपरेशन रो के लिए, चौथा ऑपरेशन कॉलम के लिए। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमको करना है C2, रो के लिए कर रहे हैं तो R2 सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे, R2 में मल्टीप्लाई करना है हमें मान लीजिए 2 से या 3 से, तो यहाँ क्या लिखेंगे, R2 एरो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू R2, 3 इंटू R2 ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि R2 में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है।
अगर यहाँ R4 होता तो R4 में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको इस पर अप्लाई कैसे करेंगे वो देखिए। तो ऑपरेशन लगाया ही हमने, तो ऑपरेशन लगाने के बाद अब भी क्या होगा देखिए, सिर्फ R2 पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो R2 चेंज होगा, R1 और R3 पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात आप विशेष ध्यान रखना, जिस रो या जिस कॉलम पर हम संक्रिया लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, सिर्फ वही रो या वही कॉलम चेंज होगा, बाकी रोज और कॉलम नो चेंज, उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जिस पार्ट पर हम ऑपरेशन करेंगे उसी पार्ट पर तो प्रभाव पड़ेगा, बाकी जो अदर पार्ट्स हैं उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो अदर कॉलम्स एंड रोज हैं उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम ओनली जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो R2 के साथ कर रहे हैं, तो जो चेंज होगा वो हमारा ओनली R2 ही चेंज होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, तो ऑपरेशन लगाते हैं हम, क्या किया हमने, R2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो फर्स्ट जो रो है वो तो सेम रहेगी 4 3 5, सेकेंड रो चेंज होने वाली है बिकॉज इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं ना हम 3, तो 3 से करेंगे 6 में, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 एंड 3 9 जा 27, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेकेंड जो रो थी उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो नई रो बनी वो क्या बनी, ये, और ये थर्ड रो सेम टू सेम 1 7 3। इस तरीके से ये किसी भी सिंगल रो पर ऑपरेशन कैसे लगाते हैं वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। इस टाइप से अगर आप आगे क्वेश्चंस में जब ऑपरेशन लगाएंगे किसी भी रो पर तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में आप इस फॉर्म में लिखेंगे और इस तरीके से आप उस पर ऑपरेशन लगाकर आप भी को बनाएंगे, ठीक है। अब यही ऑपरेशन सेम टू सेम कॉलम पे अगर हम अप्लाई करें तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम किस तरीके से लिखेंगे, प्रतीकात्मक भाषा में हम कैसे लिखेंगे, तो वो भी देखिए सेम वही ऐसे ही होगा, यानी स्तंभ के लिए, स्तंभ के लिए। तो कुछ नहीं, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमको C3 में मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो यहाँ लिखेंगे C3 बस। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा हमने, C3, क्योंकि हमें C3 में मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, 4 से, तो 4 इंटू C3 हो जाएगा। अब देखिए इसका आप व्यू कैसे बनेगा, तो A बराबर, देखिए ओनली थर्ड कॉलम के साथ ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, तो थर्ड कॉलम चेंज होगा, बाकी जो स्टार्टिंग के 2 कॉलम्स हैं वो नो चेंज, ठीक है। तो वो एज इट इज लिख देंगे आप यहाँ पर, यहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम A पर ऑपरेशन, A आप व्यू पर, तो पहला और कॉलम दूसरा कॉलम तो सेम रहेगा 4 6 1 4 6 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3 7 7 3 7 7। देखिए यहाँ हमने ऑपरेशन लगाया था किस पे, R2 पर, तो R2 चेंज हुआ है, आप चाहो तो हमसे दूसरे कलर से लिख देते हैं 18 21 27। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इस वाली रो पर सिर्फ ऑपरेशन अप्लाई हुआ है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे थर्ड कॉलम पर ऑपरेशन लगेगा, तो क्या करना है, थर्ड कॉलम में 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे उसको, 4 से करेंगे, इसमें 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 और 3 4 जा 12, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आप कॉलम की फॉर्म में इस पर जो है ऑपरेशन लगा सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम को किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये था आपका दूसरा ऑपरेशन, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है थर्ड ऑपरेशन, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन में क्या होगा, देखिए थर्ड ऑपरेशन में क्या होगा, किसी आव्यूह की किन्हीं 2 पंक्ति या किन्हीं 2 स्तंभों को, अवयवों को, यानी किसी भी आव्यूह की किन्हीं 2 पंक्ति या किन्हीं 2 स्तंभों के अवयवों को आपस में ऐड करेंगे, किन्हीं 2 पंक्तियों को आपस में ऐड करेंगे या किन्हीं 2 स्तंभों को आपस में ऐड करेंगे, या इसी ऑपरेशन के अंदर कई ऑपरेशन आ जाएंगे, इस थर्ड ऑपरेशन के अंदर कई चीज़ आ जाएंगी, यानी 2 पंक्तियों को आपस में जोड़ना, ये एक ऑपरेशन, या किन्हीं 2 स्तंभों को आपस में जोड़ना, या किन्हीं 2 पंक्तियों को आपस में माइनस करना, या किन्हीं 2 स्तंभों को आपस में माइनस करना, या किसी एक पंक्ति में
किसी दूसरी पंक्ति में, यानी किसी एक पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ना किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके, या किसी एक पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को माइनस करना किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके, इस टाइप के ये ऑपरेशंस इसके अंदर आने वाले हैं थर्ड के अंदर। ठीक है, तो थर्ड ऑपरेशन आपका क्या होगा, ऑपरेशन थर्ड। इसमें देखिए मैं लिख देता हूं क्या क्या लगेंगे। किन्हीं दो पंक्ति या स्तंभों को जोड़ना, घटाना आदि। जैसे प्रतीकात्मक भाषा में किस तरीके से लिखेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए आप R2 में ऐड करना चाहते हैं R3 को, तो किस तरीके से आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। आप किसी भी आव्यूह की R2 में ऐड करना चाहते हैं उसी आव्यूह की R3 को, तो आप इसको लिखेंगे। देखिए R2 में ऐड करना चाहते हैं, जिस रो में आप ऐड कर रहे हैं उस रो को आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और जिसको ऐड कर रहे हैं वो इधर, यानी R2 एरो R2 में ऐड करना है किसको, R3 को। तो इस तरीके से इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे कि R2 यहाँ लिखेंगे, एरो R2 प्लस R3 मीन्स R2 में हम R3 को ऐड कर रहे हैं, और जिस रो या जिस कॉलम में ऐड करते हैं वही रो या वही कॉलम चेंज होता है। जिसको ऐड करते हैं वो चेंज नहीं होता, जिस में ऐड करते हैं वो चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए R2 में हम ऐड कर रहे हैं तो चेंज क्या होगा, हमारा R2 चेंज होगा, ना कि R3। R3 तो एज इट इज लिखा जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जिस में ऐड कर रहे हैं सिर्फ वही चेंज होगा। अब देखिए तो इसको ये इट मीन्स ये हो गया कि R2 प्लस R3 मीन्स R2 में R3 को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो जब R2 में कुछ ऐड करेंगे या कुछ माइनस करेंगे तो R2 पक्का चेंज होगा। ठीक है, जब किसी को कुछ देते हैं या लेते हैं तो उस पर प्रभाव पड़ता है ना, तो R2 में कुछ ऐड करेंगे या कुछ माइनस करेंगे तो R2 पे जरूर इफेक्ट पड़ेगा, तो R2 चेंज होगा ना। तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, इस फॉर्म में, या इस तरीके से भी यहाँ पे मैंने बताया था इसके अंदर कई ऑपरेशंस लग सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे R1 पर ऑपरेशन अप्लाई करना है हमको, तो और हम इस तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं कि R1 प्लस 2R3 ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि R1 में हम R3 को ऐड करेंगे, लेकिन पहले उस R3 के प्रत्येक अवयव में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। R3 के प्रत्येक अवयव में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे किसमें, R1 के साथ में, और R1 में ऐड कर रहे हैं इसलिए चेंज क्या होगा, R1। ठीक है, इस तरीके से, या इस तरीके से भी बन सकता है एक ऑपरेशन कि R1 ले लो या R3 भी ले सकते हैं। यहाँ पे R3, तो R3 माइनस R1, यानी R3 में से R1 को माइनस करके भी बन सकता है, या इस तरीके से भी बन सकता है R3 माइनस 4R1, यानी R3 में से R1 को माइनस करना है, लेकिन माइनस करने से पहले R1 के प्रत्येक अवयव में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो प्राप्त होगा उस R1 को माइनस करेंगे R3 के साथ। ठीक है, इस तरीके से। इसी प्रकार से कॉलम्स पर भी ऑपरेशन बन सकते हैं सेम एज इट इज। ये तो था सिर्फ पंक्ति के लिए, सही है, पंक्ति के लिए था ये। स्तंभ के लिए अगर हम बात करें तो इस तरीके से ही बन सकता है। मान लीजिए C2, तो C2 प्लस C1,
या ये पहला या दूसरा ऐसे बन सकता है C1, ठीक है, तो C1 प्लस C2 2 इंटू C2 2 इंटू C2, यानी पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड करना, लेकिन उस दूसरे कॉलम के प्रत्येक अवयव में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना C1 में, ठीक है। या इस तरीके से भी बन सकता है C2 माइनस, तो C2 एरो C2 माइनस C3, यानी C2 में से C3 को माइनस करना। या इस तरीके से भी बन सकता है C3 एरो C3 माइनस 4C2, यानी C3 में से C2 हटाना, लेकिन C2 के प्रत्येक अवयव में 4 से मल्टीप्लाई करके या 5 से मल्टीप्लाई करके, जो भी यहाँ जो नहीं आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से करें, 4 से, जो भी आपकी उस समय आवश्यकता है क्वेश्चन करते टाइम, उससे आप मल्टीप्लाई या प्लस करेंगे। ओके, इस तरीके से ये 3 ऑपरेशन आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया द्वारा लग सकते हैं, यानी आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। 3 ऑपरेशन लगते हैं। किस टाइप से लगते हैं वो आपने आपको समझाया। सबसे पहला ऑपरेशन किन्हीं 2 पंक्ति या 2 स्तंभों को आपस में इंटरचेंज करना। प्रतीकात्मक भाषा में उसको इस टाइप से लिखा जाएगा। प्रतीकात्मक भाषा में हमने हटा दिया, मतलब इस तरीके से लिखा जाएगा। सपोज R1 इंटरचेंज R2 और C2 में अगर अप्लाई करें ऑपरेशन तो C2 इंटरचेंज C3, इस तरीके से, ठीक है। ये प्रतीकात्मक भाषा में। सेकंड जो हमारा ऑपरेशन था, सेकंड जो हमारी संक्रिया थी आव्यूह पर, वो कैसे, किन्हीं 2 पंक्ति या 2 स्तंभों को किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना, किसी भी अदिश संख्या से मल्टीप्लाई करना। तो उसको प्रतीकात्मक भाषा में हमने आपको कैसे बताया कि R2 में सपोज आपको स्केलर नंबर K से मल्टीप्लाई करना है, तो R2 एरो K इंटू R2, या आपको R3 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो R2 एरो 4 इंटू R2, इस टाइप से, इसी टाइप से आप कॉलम में भी लिख सकते हैं। और ऑपरेशन थर्ड हमने आपको बताया कि 2 पंक्ति या 2 स्तंभों को आपस में ऐड करना, माइनस करना, या किसी एक पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को ऐड करना किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया के 3 ऑपरेशन आपको समझा दिए गए, ठीक है। यही ऑपरेशंस आगे हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद ये एग्जाम्पल आप इसके स्वयं कर लेना, ऐसे खास है नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल आप स्वयं समझ लेना, ठीक है। यानी इनके जो ऑपरेशन, जैसे मैंने बाकी के एग्जाम्पल्स आपको समझाए थे, आप कर लेंगे। कोई भी एक आप आव्यूह ले लेना और उसकी दूसरी रो में तीसरी पंक्ति को ऐड करके लिख देना और दूसरी रो को चेंज कर देना सिर्फ, ठीक है। ये आप कर लेंगे और आप एग्जाम सवाल में आप समझ जाएंगे। अब इसके बाद आप आता है दूसरी हेडिंग क्या है आपकी, वो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इनवर्टिकल मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय इनवर्टिबल मैट्रिक्स। अब ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, ठीक है। देखिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है, यदि देखिए इसके लिए एक रूल आप विशेष ध्यान रखना व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए, यहां पर वर्ग आव्यूह होना सॉरी आवश्यक है। इसके लिए वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है। वर्ग आव्यूह होगा तभी यहां पर ये जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है बन पाएगा, ठीक है। देखिए सपोज हमारे पास कोई एक आव्यूह है, वर्ग आव्यूह, हमारे पास कोई एक वर्ग आव्यूह ए है, तो वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। कब होगा, है कोई भी आव्यूह ए है हमारे पास और उसको हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कह सकते हैं। कब, जब कोई एक बी आव्यूह ऐसा हो जिसका कोई अस्तित्व हो, ठीक है। ए को हम
ए को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कह सकते हैं जब कोई बी आव्यूह का अस्तित्व हो, मतलब कोई ना कोई बी आव्यूह ऐसा जरूर होना चाहिए। कैसा होगा वो तब की तब देखा जाएगा, लेकिन कोई बी आव्यूह ऐसा जरूर होना चाहिए कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ये कंडीशन बननी चाहिए। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं भाषा में किसी वर्ग आव्यूह, मैं इसको अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। ठीक है, किसी वर्ग आव्यूह ए को हम व्युत्क्रमणीय यहाँ गलत लिख गया है, व्युत्क्रमणीय किसी वर्ग आव्यूह ए को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे यदि कोई बी आव्यूह का अस्तित्व हो। अस्तित्व हो मतलब कोई ना कोई, मतलब किसी वर्ग आव्यूह ए को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे कब, जब कोई बी आव्यूह जरूर ऐसा हो। कैसा हो, कैसा भी हो वो बात चलेगी सवाल पे, लेकिन बी आव्यूह एक जरूर ऐसा होना चाहिए कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, यानी बी ऐसा आव्यूह होना चाहिए कि उसको ए से मल्टीप्लाई करें, यानी उसका ए बी निकालें या उसका बी ए निकालें, वो दोनों का मल्टीप्लाई बराबर आना चाहिए इकाई आव्यूह आई के। सही है, इकाई आव्यूह आई के बराबर आना चाहिए, तो हम ए को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। तो हम ए को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे तथा बी को ए का व्युत्क्रम कहेंगे, जिसे हम जो बी है, बी को क्या कहेंगे हम, ए का इनवर्स कहेंगे। इनवर्स मीन्स व्युत्क्रम। ठीक है, तो बी को क्या कहेंगे, ए का इनवर्स कहेंगे, जिसे हम ए इनवर्स क्या पढ़ेंगे, इसको ए इनवर्स से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, ए इनवर्स से उसको रिप्रेजेंट हम करेंगे। वैसे ये जो दोनों ए और बी हैं एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ए बी का इनवर्स होगा और बी ए का इनवर्स होगा। ठीक है, तो ये आपको व्युत्क्रमणीय आव्यूह समझ में आया। कोई भी आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब होगा, पहले तो वो वर्ग आव्यूह होना उसके लिए आवश्यक है। ठीक है, तो कोई भी वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह तब होगा जब कोई एक आव्यूह ऐसा हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, यानी कोई भी आव्यूह जो दूसरा है उसका अस्तित्व होना चाहिए, यानी वो आव्यूह जरूर होना ऐसा चाहिए। कैसा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो होना जरूर चाहिए, उसका अस्तित्व जरूर हो। ठीक है, कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ये कंडीशन उसके अंदर फॉलो होनी चाहिए। तो हम उस पहले आव्यूह ए को हम कहेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह, और उस बी को ए का प्रतिलोम कहेंगे, यानी इनवर्स कहेंगे, प्रतिलोम कहेंगे। ठीक है,
और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इनवर्स से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये आपको व्युत्क्रमणीय आव्यूह समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद आपकी जो नई डेफिनेशन आती है ये आती है आपकी प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। ठीक है, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। अब देखिए, किसी भी संक्रिया को लगा के, किसी भी ऑपरेशंस को लगा के हम ए इनवर्स किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। प्रारंभिक प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम यानी इनवर्स ज्ञात करना। ठीक है, टू फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होगा, यानी प्रारंभिक संख्या द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। यहां पे देखिए, किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम प्रारंभिक संक्रिया द्वारा दो तरीके से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, किसी भी आव्यूह का इनवर्स प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, सही है, दो तरीके से ज्ञात किया जाता है। क्या, एक तो रो ऑपरेशंस लगाकर, कौन से ऑपरेशंस लगाकर, रो ऑपरेशंस लगाकर, और एक कॉलम ऑपरेशंस लगाकर। ठीक है, तो दो तरीके से हम यहाँ पर इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। यानी किसी भी आव्यूह का, किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम इनवर्स, किसी भी आव्यूह का इनवर्स दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। नंबर एक, रो ऑपरेशंस के द्वारा, रो एलिमेंट्री, रो ऑपरेशन यानी पंक्ति संक्रिया द्वारा, और पंक्ति संक्रिया लगाकर। ठीक है, और दूसरा हो सकता है आपका, ये तो था बाई रो ऑपरेशन, क्या था ये, बाई रो ऑपरेशन, और सेकंड लग सकता है आपका बाई कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, क्या, सेकंड बाई कॉलम ऑपरेशंस, यानी स्तंभ संक्रिया लगाकर, कोई भी स्तंभ संक्रिया लगाकर, स्तंभ संक्रिया द्वारा। ठीक है, इस तरीके से हम जो है दो तरीके से किसी भी आव्यूह का इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम पंक्ति के लिए। किसी भी रो पर पंक्ति ऑपरेशन लगाकर उसका इनवर्स हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, उसके लिए देखिए समझिए क्या बात है। देखिए, सबसे पहले हम मान लीजिए हमारे पास कोई आव्यूह ए है, तो ए को हम जब पंक्ति संक्रिया लगाएंगे तो किस तरीके से, किस फॉर्म में उसको लिखेंगे, तो हम उसको लिखेंगे ए बराबर आई ए। सबसे पहले जब हम किसी आव्यूह पर रो ऑपरेशंस लगा के इन्वर्स ज्ञात करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले उस आव्यूह, माना वो आव्यूह ए है, सबसे पहले उस ए आव्यूह को हम किस तरीके से लिखेंगे, हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ए बराबर आई ए। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन उस पर
अप्लाई करेंगे, और जो रो ऑपरेशन लगाएंगे बेसिकली वो इस वाले ए पर, यानी इस वाले ए पर और इस वाले आई पर लगाएंगे, इस ए पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, किस पर लगाएंगे? जो ऑपरेशन हम लगाएंगे वो ए और आई, इस वाले ए यानी जो LHS साइड में ए है उस पर लगाएंगे, और RHS साइड में जो आई है, इकाई आव्यूह है, उस पर लगाएंगे। ठीक है, इस ए पर नहीं लगाएंगे। और ध्यान रखना, जो ऑपरेशन हम इस ए पर लगाएंगे वही ऑपरेशन इस आई पर हम लगाएंगे। दोनों ए और आई पर सेम ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, और इस वाले ए और इस वाले आई पर लगाएंगे, इस ए से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले उस आव्यूह ए को इस फॉर्म में लिखेंगे ए बराबर आई ए, क्योंकि किसी भी आव्यूह ए को अगर इकाई आव्यूह आई से मल्टीप्लाई करें तो ए ही प्राप्त होता है ना। तो ए को आई ए हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आई इंटू ए इज इक्वल टू ए ही तो होता है। मैं पीछे बेसिक्स में करा चुका हूँ कि किसी भी आव्यूह को अगर इकाई आव्यूह से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही ए प्राप्त होता है। तो हम ए को इस तरीके से क्यों नहीं लिख सकते? फिर लिख सकते हैं ना। तो ए बराबर आई ए। अब जो ऑपरेशन लगाएंगे रो ऑपरेशन, वो किस पे लगाएंगे? इस वाले ए और इस वाले आई पर। जो ऑपरेशन इस पर लगाएंगे सेम एज इट इज वही ऑपरेशन हम इस आई पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये ऑपरेशन हम कब तक लगाएंगे? ये ऑपरेशन हम जब तक लगाएंगे जब तक, तब तक ये जो वाला ए है ना, ये वाला जो ए आव्यूह है, ये इकाई आव्यूह ना बन जाए, इकाई आव्यूह ना बन जाए। मतलब हमको रो ऑपरेशन इस पर लगाते जाना है, और तब तक ऑपरेशन लगाते रहेंगे। यानी इस तरीके से हम सोच समझ के ऑपरेशन लगाएंगे कि ये जो ए आव्यूह था ना, ये आई फॉर्म में बन जाए, यानी यहाँ पे 1001 जैसा बन जाए। ये जो ए आव्यूह है ये इकाई आव्यूह बन जाए, और जब हम इस पर ऑपरेशन लगाकर इस ए आव्यूह को इकाई आव्यूह बनाएंगे तो वही ऑपरेशन इस आई पर लगेगा, तो ये आई आव्यूह भी चेंज होगा या नहीं होगा? तो ये जो आई आव्यूह चेंज होगा, ये अब आई आव्यूह से चेंज होकर कुछ अन्य आव्यूह बन जाएगा। तो वो जो नया आव्यूह बनेगा इस आई आव्यूह की जगह पे, वो आव्यूह ही हमारा फाइनली ए इनवर्स होगा। वही आव्यूह हमारा फाइनली इनवर्स होगा किसी भी आव्यूह का। ठीक है, यानी इस ए आव्यूह पर ए बराबर आई ए, इस ए आव्यूह पर हम लगाएंगे क्या? कॉलम रो मैट्रिक्स, रो ऑपरेशन। तो इस ए बराबर आई ए पर जो रो ऑपरेशन लगाएंगे वो सिर्फ कहाँ लगाएंगे? ये तो पता है आपको, इस पर लगाएंगे और इस पर लगाएंगे। और जब ये रो ऑपरेशन कब तक लगाएंगे? जब तक ये वाला जो ए है ये आई ना बन जाए, और ये वाला आई जो है, जब ये वाला रो पर इस वाले आव्यूह पर जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो ये जो ए है ये आई बन जाएगा। तो ये भी चेंज होगा, क्योंकि वही ऑपरेशन इस आई पर भी अप्लाई करेंगे। तो ये चेंज होके जो भी बनेगा आई, वो होगा हमारा ए इनवर्स, और ये ए एज इट इज, ये ए हमारा एज इट इज रहेगा, इस पर कोई चेंज नहीं होगा। इस तरीके से यानी ऑपरेशन लगा के ए को तो हमको बनाना है आई, और जब तक ना बन जाए, और इस आई को बनाना है कोई अन्य आव्यूह, कुछ भी बन जाए। इस पर तो जो ऑपरेशन इस ए पर अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन इस पर अप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ भी बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऑपरेशन वही अप्लाई करना है। तो जो भी इस आई की जगह नया आव्यूह बनेगा वही हमारा होगा इनवर्स, कह सकते हैं कि वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रो ऑपरेशंस हम किसी भी आव्यूह पर लगा सकते हैं। बात समझ में आई? फिर मैं समझाता हूँ। जो ऑपरेशन लगाएंगे वो हम इस ए पर और आई पर लगाएंगे, और तब तक लगाएंगे इस ए पर ऑपरेशन जब तक ये ए जो है आई ना बन जाए, और वही ऑपरेशन फिर आई पर अप्लाई करेंगे तो आई चेंज होगा। तो आई चेंज होगा तो कुछ नया मैट्रिक्स बनेगा, तो जो भी नया मैट्रिक्स बनेगा वही हमारा क्या होगा? ए इनवर्स होगा। ठीक है, कह सकते हैं कि वही हमारा उस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि हम इनवर्स निकालना ही तो सीख रहे हैं। ठीक है, अब ये तो थी रो ऑपरेशन की बात। अब कॉलम ऑपरेशन, सेम जो कहानी इसमें थी सेम वही कहानी कॉलम ऑपरेशन के साथ है, बस वहाँ फ़र्क इतना पड़ना है
ये जो लिखने का थोड़ा तरीका था ना, वहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहाँ हम क्या लिखेंगे, वहाँ हम किसी आव्यूह को लिखेंगे a बराबर AI, मतलब ये चीज़ चेंज हो जाएगी जब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो। यानी अगर रो ऑपरेशन लगाएंगे तो I पहले A बाद में, IA, और जब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो A पहले और I बाद में। सिर्फ ये चीज़ जो लिखने का हल्का सा नज़रिया है, ये आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, सिर्फ बाकी सेम है। तो इस पर देखिए यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ जो ऑपरेशन लगेगा वो भी A और I पर ही लगेगा। यानी इस वाले A पर लगेगा ऑपरेशन और इस वाले I पर ऑपरेशन लगेगा। और ये ऑपरेशन हम कब तक लगाएंगे, जब तक ये जो A है I ना बन जाए और ये चेंज होकर कुछ नया मैट्रिक्स ना बन जाए। यानी A बराबर AI, तो जब यहाँ पर हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पर जब हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा, ये ऑपरेशन कब तक लगाएंगे, ये तो पक्का है कि इस पर लगाना है ऑपरेशन और इस पर लगाना। तो ये ऑपरेशन कब तक लगाएंगे, जब तक ये जो A है, जब तक ये A है ऑपरेशन लगाते लगाते I ना बन जाए, यानी इकाई आव्यूह ना बन जाए, यानी 100 जैसा ना बन जाए तब तक। और जब जो ऑपरेशन इस A पर लगाएंगे वही ऑपरेशन इस I पर लगाएंगे, तो ये चेंज होके जब I बन जाएगा तो ये भी चेंज होगा, ये I भी चेंज होके कुछ नया मैट्रिक्स बनेगा, तो वो मैट्रिक्स ही क्या होगा, हमारा A इनवर्स होगा। इस A से कोई फर्क नहीं पड़ना, ये ऑपरेशन जैसा है, ये वाला जो A है आपका, ये एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। और जो I चेंज होके बनेगा वो बनेगा हमारा A इनवर्स। ठीक है, यानी A को तब तक ऑपरेशन अप्लाई करने जब तक ये I ना बन जाए, और I चेंज होके फिर जरूर कुछ ना कुछ आव्यूह बनेगा, वो क्या होगा, A इनवर्स। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारी किसी भी आव्यूह पर किसी भी आव्यूह का A इनवर्स हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो दो तरीके मैंने आपको समझाए, एक तो रो ऑपरेशंस के द्वारा और एक कॉलम ऑपरेशंस के द्वारा, यानी पंक्ति संक्रिया के द्वारा और स्तंभ संक्रिया के द्वारा। आशा है कि आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन वाली। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आती है आपकी एक थ्योरम है, एक संक्रिया है, व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता। व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता। अब ये क्या है, ये देखिए, मतलब इसका मतलब ये है कि किसी भी आव्यूह का जो इनवर्स होता है वो एक ही होता है, कोई दूसरा इनवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, यानी व्युत्क्रम किसी आव्यूह का व्युत्क्रम एक ही होता है, दूसरा नहीं। ठीक है, मतलब हम किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालें, हम किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालें तो उसका जो व्युत्क्रम जो इनवर्स निकल के आएगा वो एक ही हो सकता है। उसका अगर हम किसी और कोई दोबारा से निकालें तो कोई नया व्युत्क्रम नहीं आएगा, वही एक व्युत्क्रम होता है, कोई दूसरा उसका व्युत्क्रम नहीं होता। ठीक है, ये